Hello dear students, greetings of the day. Myself Mrs. Prabla, I am your history teacher. Today I am going to start chapter number 4 of class 7, Delhi Sultanate, part 1. ठीक है? In this part we will discuss about the slave dynasty. Okay. So what is the meaning of Delhi Sultanate? Delhi Sultanate से आप क्या समझोगे? हाँ? The term Delhi Sultanate is used for the 5 dynasties. तो दिल्ली से 5 डायनेस्टीज ने मेनली रूल किया है. सो द टर्म दिल्ली सल्तनत इज यूज्ड फॉर दैट 5 डायनेस्टीज हु रूल्ड फ्रॉम दिल्ली. जिन्होंने दिल्ली से रूल किया है उन 5 डायनेस्टीज को ही हम दिल्ली सल्तनत के तौर पर डिनोट करते हैं. और वो 5 डायनेस्टीज में कौन कौन सी डायनेस्टी रही है? नंबर 1 पे तो स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी बचे जो कि फर्स्ट डायनेस्टी थी हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम द दिल्ली. नेक्स्ट वाज खलजी डायनेस्टी. खलजी डायनेस्टी सेकंड आ गई आपकी. नंबर 3 तुगलक डायनेस्टी. नंबर 4 सैयद डायनेस्टी. नंबर 1 स्लेव डायनेस्टी. नंबर 2 खलजी डायनेस्टी. नंबर 3 तुगलक डायनेस्टी. नंबर 4 सैयद डायनेस्टी. एंड नंबर 5 लोधी डायनेस्टी. So these were the 5 dynasties: slave dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodhi dynasty who ruled India from Delhi. So this term is, so Delhi Sultanate term that is used for these 5 dynasties. Clear है बच्चे? So the period of Delhi Sultanate was 1206 to 1526. तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है, ठीक है, वो कितना रहा है? 1206 से लेकर 1526 सी तक का जो पीरियड रहा है. आफ्टर डेथ का जो पीरियड है, जिस टाइम के जिस इसके बाद का जो पीरियड है. एंड these dynasties rule over India near about approximately 300 years. तो अप्रॉक्स जो टाइम इसका रूलिंग टाइम है वो 300 ईयर्स रहा है. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फेज इन द हिस्ट्री. एक इंटरेस्टिंग फेज था इन द हिस्ट्री विच वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर मुगल अम्पायर. ठीक है, मुगल अम्पायर का एक फर्स्ट फेज है क्योंकि मुगल रूलर्स ने ही मेनली रूल किया है. ड्यूरिंग दिस पीरियड दिल्ली बिकम द सेंटर ऑफ द पावर. तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो दिल्ली था दैट बिकम द सेंटर ऑफ द पावर. जो पावर का सेंटर था, मतलब जो जितना भी कंट्रोलिंग होती थी दैट वॉज फ्रॉम दिल्ली. Delhi become the center of the power and initially it was the trading center. Initially मतलब पहले जो क्या था, दिल्ली एक ट्रेडिंग सेंटर था. ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली was very famous, but now it become the center of the power. The Turk rulers and made it their capital. तो जो टर्क रूलर्स थे उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया and thus Delhi become the political center. तो वो ट्रेडिंग सेंटर से वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉलिटिकल सेंटर में कन्वर्ट हो गई दिल्ली. ठीक है. सो दिल्ली बिकम द पॉलिटिकल सेंटर एंड इट बिगेन टू कंट्रोल द वास्ट एरियाज कैप्चर्ड बाय द. तो जितने भी एरियाज को कैप्चर किया था किन लोगों ने, जितने भी अफगान रूलर्स थे या टर्क रूलर्स थे, तो उन एरियाज को जो रूल किया जाता था वो कहाँ से किया जाता था? दिल्ली से. क्लियर है बेटा? दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सोर्सेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? क्या क्या स्रोत है उसके? सोर्सेज में सबसे मेन सोर्स जो रहा है वो है तवारीख. तवारीख क्या है बच्चे? इट इज द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रिटन इन पर्शिया. पर्शिया में लिखे हुए एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, रिटन इन पर्शिया लैंग्वेज में लिखा हुआ है. So this was a great source of
Delhi Sultanate, about the Delhi Sultanate. These are the historical records in Persia. Ziauddin Barani, बच्चे ये names हैं आपकी बुक में mentioned है, मैं पढ़ रही हूँ, एक बार इसको सुन लो कैसे pronounce कर रही हूँ मैं इसको. So these were the main famous historians of that time. Ziauddin Barani, Ziauddin Barani, Shamshi Siraj Afif, Shamshi Siraj Afif, and Minhaj us Siraj. So these were the three main famous historians of that time. Means of that time means of the time during the time of Delhi Sultanate. कौन कौन से बोलिए? जियाउद्दीन बरानी, शमसी सिराज आफिफ एंड मिनहाज उस सिराज. These were the three main historians during the time of Delhi Sultanate, and they provided a detailed account of the court proceedings. तो ये जो तीनों हिस्टोरियंस है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स मतलब दिल्ली की जो कोर्ट्स होती थी, जो राजाओं के राजमहल से जो राजा लोग जो थे वो डील करते थे लोगों को, अपनी प्रजा को, कैसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती थी, वो सब चीज़ों की जानकारी ये तीनों हिस्टोरियंस हमें देते हैं. इब्न बतूता एंड मार्को पोलो वर फॉरेन ट्रैवलर्स. इब्न बतूता, मार्को पोलो, ये क्या थे? फॉरेन ट्रैवलर्स. Ibn Battuta and Marco Polo was the foreign travelers. Their accounts, their books, their texts provide us valuable information about that period. And इसके अलावा आपके सोर्सेज क्या हो गए? इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए. इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स. तो इस टाइप से बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास हिस्टोरियंस ने जिनको डील किया है, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में रिच इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है. सोर्सेज में मेन क्या है? टेक्स्ट हो गए, तवारीख हो गए, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है. इब्न बतूता एंड मार्को पोलो ने जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्होंने जो अपने अकाउंट्स में कुछ मेंशन किया है अबाउट द दिल्ली सल्तनत. इसके अलावा जो है आपके इंस्क्रिप्शंस हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए. तो ये सब चीज़ें जो है हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है. सो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्लेव डायनेस्टी, द फर्स्ट डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम द दिल्ली. So firstly we will discuss about the slave dynasty. आज के टॉपिक में हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. अब स्लेव का मीनिंग तो सबको पता होगा बच्चे. यू नो द मीनिंग ऑफ स्लेव. स्लेव का मतलब होता है गुलाम. हिंदी में अगर इसको देखें तो इसका मतलब है गुलाम, है ना. तो गुलामों की डायनेस्टी थी, मतलब जितने भी रूलर स्लेव डायनेस्टी के हुए हैं वो सबके सब गुलाम थे. तो फर्स्ट जो है, पहले स्लेव डायनेस्टी की आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव इन द टर्क आर्मी. पिछला वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा है टर्किश इन्वेजन्स में मोहम्मद गौरी की जब मैं आपको पढ़ा रही थी, मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया के पंजाब वाले पार्ट को जीता था, कुछ टेरिटरीज को एक्वायर किया था, तो वहाँ पे वो इंचार्ज किसको बना के चला गया था इंडिया में? कुतुबुद्दीन ऐबक को. कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी आपने वहाँ पे सुन लिया. तो कुतुबुद्दीन ऐबक, हु वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी का स्लेव था, मोहम्मद गौरी ने उसको खरीदा था, तो वो गुलाम था. ही वॉज अ ट्रस्टेड जर्नल ऑफ मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी का ट्रस्टेड जर्नल था. व्हेन मोहम्मद गौरी डाइड इन 1206, तो 1206 में जब मोहम्मद गौरी की डेथ होती है, ही हैड नो सन टू सक्सीड हिम. तो मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था उसको सक्सीड करने के लिए. ये भी मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ. He had no son to succeed, so his slaves inherited the empire. तो जितना भी मोहम्मद गौरी का अंपायर था उसकी फिर देख रेख उसको इनहेरिट किसने किया? उसके जो स्लेव्स थे, जब उसके जो पीछे वाले उसके जो वर्नर्स वगैरह थे, जहाँ जो सब थे पीछे वाले, ठीक है ना, क्योंकि उसका खुद का कोई बेटा नहीं था. तो जो उसके स्लेव्स थे, ही इनहेरिटेड द अंपायर एंड दे डिवाइडेड द कंकर्ड टेरिटरीज अमंग देमसेल्फ. तो उन्होंने जब जितनी भी कंकर्ड टेरिटरीज थी, जितने भी गौरी का जितना भी टेरिटरीज थी, उन्होंने अपने आपस में उनको डिवाइड कर लिया. इस टाइप से जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ही वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इंचार्ज बनाया गया था इंडिया की टेरिटरी का. तो ही इस्टेब्लिश द स्लेव और मामूलिक डायनेस्टी. तो इसी टाइप से इंडिया में उसने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी.
समझ आ गई इंडिया में स्लेव डेंसिटी की नींव कैसे पड़ी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे, वो इंचार्ज थे इंडियन टेरिटरीज का जो मोहम्मद गौरी ने जीती थी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी वही जो थे वहाँ के इंचार्ज, मतलब एक रूलर बन गए एक टाइप के। तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डेंसिटी की नींव रखी। स्लेव डेंसिटी को बच्चे ममूलक डेंसिटी भी बोला जाता है। ममूलक डेंसिटी, ठीक है। तो ममूलक डेंसिटी मतलब, ममूलक का मतलब कि स्लेव भी होता है। ममूलक मीन्स स्लेव अरेबियन वर्ड है जिसका मतलब है ओन स्लेव, खरीदा हुआ व्यक्ति, ठीक है, गुलाम जिसको खरीदा गया है। तो द सुल्तान फॉलोड द कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर स्लेव्स टू। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो सबसे पहले क्या आ गया, इसका जो मेन रूलर आ गया स्लेव डेंसिटी का, वो आपका आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वाले भी बच्चे जो रूलर्स हुए हैं ना, वो सारे के सारे स्लेव्स थे, तो इसलिए इस डेंसिटी को स्लेव डेंसिटी बोला जाता है। और स्लेव डेंसिटी का जो टाइम पीरियड है दैट वाज 1200, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है दैट वाज 1206 से लेकर 1210, मतलब नियर अबाउट 4 इयर्स जस्ट उसने रूल किया है। कौन है ये? फाउंडर ऑफ द स्लेव डेंसिटी। फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड ही रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1210 CE, एंड ही वाज वेरी एफिशिएंट रूलर। ही सप्रेस द इंटरनल रेबेलियंस, जितने भी इंटरनल रेवोल्ट्स थे उनको सबको उसने दबाया। एंड ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड मेड द फेमस किला राय पिथौरा, जो किला राय पिथौरा था उसको उसने अपना रेजिडेंस बनाया। He made the famous किला राय पिथौरा his home, his residence, वहाँ पे वो रहते थे। He died before making his victorious permanent victory, वो अपनी कर पाते, अपने आप को और एक्सपेंड कर पाते तो उनकी डेथ हो जाती है। कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है वाइल प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग चौगान। चौगान का मतलब होता है पोलो, तो वो पोलो खेल रहे थे इन 1210 में, तो वहाँ से गिरकर, सीढ़ियों से गिरकर उनकी जो है डेथ हो जाती है। एंड ही वॉज अ वेरी काइंड रूलर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बहुत काइंड रूलर थे, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज लक बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला जाता है? लक बख्श भी कहा जाता है। लक बख्श मीन्स डोनर ऑफ द लैक्स, लाखों देने वाला, लाखों रुपए दान करने वाला, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम दिस नेम वी कैन से दैट रियली ही वाज अ वेरी काइंड रूलर, ही वाज अ वेरी एबल रूलर, काइंड हार्टेड रूलर था वो। लकबख्श मीन्स डोनर ऑफ द लैक्स, एंड ही बिल्ट द मॉस्क्यू कॉल्ड कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू जो था उसने बनवाया था। और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ही शुरू हुई थी। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को। कुतुब मीनार को कंप्लीट उसके नेक्स्ट वाले रूलर ने किया था, क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है बेटा? बिफोर कंप्लीटिंग इट ही डाइड, तो कंप्लीट करने से पहले ही जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है जो स्लेव डेंसिटी का, ही वॉज शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन Iltutmish. He was the second great ruler of the slave dynasty, 1210 to 1236. This was the time period near about 26 years. So 26 years nearly he ruled over India. Iltutmish succeeded Kutubuddin Aibak. Kutubuddin Aibak को succeed किया था, and he was the slave of Aibak.
तो इल्तुतमिश भी एक स्लेव था, किसका स्लेव था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। एंड ही वाज द एन एबल रूलर, बहुत ही एबल रूलर था। ही अज्यूम्ड द टाइटल शमशुद्दीन, तो उसने अपने आप को टाइटल क्या दिया? शमशुद्दीन का टाइटल दिया। एंड ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बट डेल्ट विद देम वेरी हैवी हैंड। उसके टाइम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन ही डेल्ट देम विद द वेरी हैवी हैंड। तो शमशुद्दीन टाइटल जो था शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने आप को दिया था। इल्तुतमिश था उसका नेम, शमशुद्दीन उसने अपने को टाइटल दिया। तो उसके बाद उसको क्या कहा जाने लगा? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। एंड ही क्रश्ड मैनी रेवोल्ट्स, प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेंथेंड द एम्पायर। तो वो जो इंटरनल रेवोल्ट्स थे उनको दबाया, एम्पायर को पूरा स्ट्रेंथ दिया, उसकी बाउंड्रीज को इंक्रीज किया, टेरिटरीज इंक्रीज की, एंड एस्टैब्लिश्ड एंड कंसोलिडेटेड द सल्तनत। तो पूरी की पूरी सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत जो थी, उसको कंसोलिडेट किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया। इल्तुतमिश स्टूड एज एन द एम्पायर मैन। तो एक आयरन मैन, सॉरी नॉट एम्पायर मैन, आयरन मैन के नाम से उनको जाना जाता है। इल्तुतमिश स्टूड एज एन आयरन मैन एंड सक्सेसफुली पुट ऑल द डिफिकल्टीज एंड। तो सारी की सारी डिफिकल्टीज जो थी, जो उसके रास्ते की जो बाधाएं थी, उसको उसने दूर किया। एंड ही टुक द फॉलोइंग स्टेप्स टू स्ट्रेंथ द एम्पायर। अपने एम्पायर को स्ट्रेंथ देने के लिए, अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, उसने क्या क्या किया? नंबर 1, ही सिलेक्टेड द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, तुर्कान-ई-चहलगानी। ग्रुप ऑफ 40 पीपल, चहलगानी। तो तुर्कान-ई-चहलगानी मतलब, चहलगानी मतलब 40 लोगों का ग्रुप, ठीक है। सो ही क्रिएटेड ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 40 लोगों का ग्रुप क्रिएट किया, ताकि जो है उसके एम्पायर में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग हैंडल कर पाए, ठीक है। ही सिलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स एंड नेक्स्ट ही इंट्रोड्यूस्ड द इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम भी उन्होंने लागू किया। इक्तादारी सिस्टम मतलब द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू इक्तास। इक्तास मतलब स्मॉल पार्ट्स, तो लैंड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड इक्तास। तो इक्तादारी सिस्टम उसने लागू किया। एंड नोबल्स वर मेड द इंचार्जेस ऑफ इक्तास। तो इक्तास के इंचार्जेस नोबल्स को बनाया, ताकि प्रॉपरली जो है रेवेन्यू सिस्टम को देखा जा सके, प्रॉपरली प्रोडक्शन वगैरह के सिस्टम को देखा जा सके। ही डिफीटेड द राजपूत रूलर्स। तो राजपूत रूलर जो थे उनको भी इसने हराया। He defeated Rajput rulers of Bihar and Bengal, and he annexed the territories, और उन एरियाज को उसने एनेक्स कर लिया। क्लियर है बेटे? एंड ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम द थ्रेट ऑफ मंगोल्स। मंगोल्स के अटैक से इंडिया को बचाया। फ्रॉम मंगोल अटैक्स। ठीक है। एंड ही इशूड सेवरल कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स भी उसने अपने टाइम में इशू किए। सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड टंकास। Silver coins that was issued by Shamshuddin Iltutmish, that was known as tankas, and the copper coins were known as jitals. तो जो कॉइन्स इशू किए थे उनको टंकास एंड जीतल्स बोला जाता है। एंड दीज कॉइन रिमेन्ड पॉपुलर थ्रू आउट द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पूरे टाइम में, मतलब पूरा टाइम क्या है दिल्ली सल्तनत का? 1206 से लेकर 1526 का पूरे पीरियड में ये जो कॉइन्स थे काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। एंड इल्तुतमिश ने एक मेन काम और क्या किया? ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। सबसे पहले जो कैपिटल होती थी वो लाहौर होती थी, तो लाहौर से कैपिटल को उसने कहाँ पे शिफ्ट किया? दिल्ली से। और यहीं पे जो होता है बिगिनिंग ऑफ द ग्लोरियस पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो दिस मार्क्ड एज द ग्लोरियस बिगिनिंग ऑफ द ग्लोरियस पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इज इट क्लियर बच्चे? सो ये था सेकेंड जो स्लेव रूलर था, कौन था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश।
ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर एंड स्पोर्टर। तो इल्तुतमिश जो थे बहुत ही ग्रेट बिल्डर थे, स्पोर्टर थे, लिटरेचर एंड आर्ट के, एंड ही कंपोज्ड कंप्लीटेड। तो कुतुब मीनार जो थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी कुतुब मीनार, बट दैट वाज अनकम्प्लीट क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है। तो दैट कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय, दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश जो है वो कंप्लीट करते हैं। एंड ही बिल्ट द मॉस्क एट बदान एंड ही बिल्ट अ टॉम मेड बाय रेड स्टोन्स फॉर हिमसेल्फ इन दिल्ली। दिल्ली में वो टॉम भी बनाते हैं रेड स्टोन्स के साथ। और 1236 में जो है इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हु सक्सीडेड द थ्रोन, इल्तुतमिश की डेथ के बाद सक्सीड कौन करता है, राजगद्दी कौन लेता है? द नेम वॉज रजिया सुल्तान। आपने पढ़ा होगा पंजाबी की बुक्स वगैरह में भी कहानियां आती हैं रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान एक वुमेन रूलर रही है, ठीक है। रजिया सुल्तान, इट्स टाइम पीरियड वॉज 36 to 40। So Razia extended the throne in 1236. She was the only Muslim woman ruler. तो पहली वो सबसे फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर रही है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में किसी भी वुमेन रूलर ने रूल नहीं किया है रजिया सुल्तान के अलावा। रजिया हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस। अपने टाइम में उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। क्यों? क्योंकि मेन सोर्स क्या, मेन जो प्रॉब्लम थी उसकी वो वुमेन थी, बाकी सारे क्या थे, मेन थे। द मेन वन बीइंग दैट शी वाज अ वुमेन इन द मेंस वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो वो एक अकेली वुमेन रूलर थी। दिस वाज द मेन चैलेंज फॉर हर। शी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड द पीस एंड ऑर्डर इन द एम्पायर एंड शी वाज प्रोग्रेसिव थिंकर, बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकर थी। एंड शी लेफ्ट हर फीमेल क्लोथ्स एंड ड्रेस्ड लाइक अ मैन। तो जब वो रूलिंग पीरियड में आती है तो शी डिनाइड द वुमेन क्लोथ्स को डिनाई करके वो किस टाइप के कपड़े के, किस टाइप से ड्रेसअप करती है अपने आप को मेन क्लोथ्स में ड्रेसअप करती है। एंड शी पुट ऑन अ कोट एंड कैप, कोट पहनती है, कैप पहनती है, एलिफेंट्स की राइडिंग करती है। शी हंटेड एंड लेड द आर्मी, हंटिंग करती है, आर्मी को लीड करती है। तो इस टाइप के जो एक वुमेन, एक जो आदमी के जो पूरे के पूरे गुण थे, जो पूरी की पूरी जो मतलब एक क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे रूलर की, वो सब की सब क्वालिटीज जो थी वो रजिया सुल्तान में थी। लेकिन क्या हुआ था, जो उसके ऑफिसर्स थे, जो उसके गवर्नर्स थे, वो उसको नहीं चाहते थे। She tried to reduce the power of corrupt nobles. वो corrupt nobles को खत्म करना चाहती थी। She started taking independent decisions. उसने decisions भी independently लेने शुरू कर दिए। All these angered the powerful nobles. तो जितने भी nobles थे, powerful nobles थे, वो सब इस चीज़ों से उनको अच्छा नहीं लगता था, वो सब उसके विरोधी थे। They conspired against us. तो उस टाइप से उन्होंने रजिया सुल्ताना के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। And she was ultimately defeated and killed in 1240. तो 1240 में अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, उसको हरा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। शी डाइड लाइक अ ब्रेव सोल्जियर। तो वो कैसे होती है, ब्रेव सोल्जर्स के तौर पर वो उसकी डेथ होती है। शी वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। क्लियर है बच्चे? रजिया सुल्तान, ठीक है। तो आफ्टर द रजिया सुल्तान हु टुक द थ्रोन? रजिया सुल्तान के बाद रजिया सुल्तान वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट नासिर उद्दीन मोहम्मद। नासिर उद्दीन महमूद। नासिर उद्दीन महमूद 1246 to 1266। This was the ruling period of the Nasiruddin Mahmud. Nasiruddin Mahmud was only 17 year old. तो उसकी एज कितनी थी?
17 ईयर्स की थी जब वो रूलर बनते हैं। नासिर उद्दीन वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही एक्सटेंडेड द थ्रोन। जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं, ही वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड एंड ही लेफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ बलबन। तो ज्यादातर जो कंट्रोल था उसके एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन देखता था? बलबन देखता था। बलबन कौन था? बलबन वॉज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर था नासिर उद्दीन महमूद की कोर्ट में एंड ही वॉज द फादर इन लॉ ऑफ नासिर उद्दीन महमूद। तो उसका फादर इन लॉ भी था और प्राइम मिनिस्टर था उसकी कोर्ट में। सो ज्यादातर जो अफेयर्स थे दैट वाज टेकन केयर बाय बलबन। बलबन नासिरुद्दीन वाज द पपेट इन द हैंड्स ऑफ बलबन। तो बलबन की हैंड्स का वो एक पपेट ही था एंड ही डाइड इन 1266 में। तो उसका डेथ के बाद जो है उसकी 1266 में नासिरुद्दीन की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है गयासुद्दीन बलबन जो है वो राजगद्दी पर बैठते हैं। सबसे जो लास्ट मेन स्लेव रूलर रहा है ही वाज गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन Ghiyasuddin Balban, he was the last and important slave ruler 1266 to 1287. Ghiyasuddin Balban, okay बेटा। आफ्टर द डेथ ऑफ नासिरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद बलबन बिकेम द सुल्तान इन 1266 में ही उसकी डेथ होती है। 1266 में ही वो जो है गयासुद्दीन बलबन जो है वो सुल्तान बनते हैं। हाउएवर ही इन रियलिटी ही वाज द रूलिंग फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। रियलिटी की बात करें तो वो पिछले 20 ईयर्स से ही वो रूल कर रहे थे, क्योंकि नासिरुद्दीन के टाइम में भी वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उससे पहले भी वो पावरफुल थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो इस टाइप से अगर बात करें, जेन्युइनली बात करें, तो वो लास्ट 20 ईयर्स से वो देख रेख कर रहे थे, रूलिंग कर रहे थे एक टाइप से एज अ प्राइम मिनिस्टर। देयरफॉर द अचीवमेंट्स ऑफ बलबन आर सीन इन द स्पैन ऑफ 40 ईयर्स। तो इस टाइप से अगर अचीवमेंट्स की बात करेंगे बलबन की, तो उसका टाइम पीरियड सिर्फ यही नहीं माना जाएगा कि 1266 से लेकर 1287, मतलब ये जो नियर अबाउट 21 ईयर्स का टाइम है। तो पिछले वाले जो 20 ईयर्स है वो भी इसमें काउंट करेंगे, तो उसका जो अचीवमेंट्स है 40 ईयर्स की अचीवमेंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे, उसकी अचीवमेंट्स की आप बात करेंगे, ठीक है। तो द अचीवमेंट्स ऑफ बलबन आर सीन इन द स्पैन ऑफ टोटल 40 ईयर्स, 20 years as a prime minister and 20 years as a ruler, main rulers, as a sultan. The sultanate was surrounded by several difficulties when he took the throne. तो जिस टाइम पे इन्होंने राजगद्दी पर बैठे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी उस समय, सल्तनत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ही हैंडल दैट प्रॉब्लम्स वेरी प्रॉपरली। सबसे पहले उसने क्या किया? ही डिसॉल्व द तुर्कानी चहलगानी, जो 40 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ था तुर्कानी चहलगानी। किसने बनाया था? वो शमशुद्दीन उल तुतमिश ने बनाया था। उसको उसने डिसॉल्व कर दिया, उसको खत्म कर दिया। एंड ही रेबुलसली सप्रेस द स्टबबॉर्न राजपूत रूलर्स, जो राजपूत रूलर्स थे, ठीक है। एक तो नंबर 1 इसने क्या किया? डिसॉल्व चहलगानी जो 40 ग्रुप का लोगों का ग्रुप था उसको डिसॉल्व कर दिया। राजपूत रूलर्स को उसने हराया। राजपूत रूलर्स को क्रश किया। एंड ही पनिश द रिबेलियस गवर्नर्स ऑफ अवध एंड सिंध, जितने भी रिबेलियस गवर्नर्स थे अवध एंड सिंध के, उसको उन्होंने पनिशमेंट दी। एंड द मंगोल फ्रीक्वेंटली अटैक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, जो मंगोल्स थे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से फ्रीक्वेंटली अटैक करते रहते थे इंडिया में। तो ही अपॉइंटेड द बेस्ट जनरल्स टू स्टॉप दैट। उन चीज़ों को रोकने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के ऊपर उसने बेस्ट जनरल्स को अपॉइंट कर दिया। एंड ही मेड हिज सन मोहम्मद द गवर्नर ऑफ मुल्तान, अपने जो बेटा था मोहम्मद उसको उसने क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया मुल्तान का, ठीक है। तो ये था बलबन का पीरियड। बलबन के पीरियड में बलबन ने क्या क्या किया? बलबन कैसा रूलर था? एक एफिशिएंट रूलर था, एक स्ट्रॉन्ग रूलर था। तो कैसे उसने मतलब पूरे के पूरे जो दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल किया। बलबन इज रिगार्डेड एज द कंसोलिडेटर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो बलबन को क्या माना जाता है? कंसोलिडेटेड ऑफ द दिल्ली सल्तनत को माना जाता है। जैसे फाउंडर जो है दिल्ली सल्तनत का वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको माना गया? बलबन को।
He undertook a lot of steps and actions to clear the forest and made the roads safer. तो रोड्स को सेव किया उसने, फॉरेस्ट को क्लियर किया, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए. ट्रेड एंड एग्रीकल्चर वाज आल्सो फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज टाइम एंड ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर. आर्ट एंड लिटरेचर को भी उसने अपनी कोर्ट में फ्लोरिश होने दिया, अपने टाइम में फ्लोरिश होने दिया. और उसके टाइम का जो मेन पोइट था, उसका कोर्ट पोइट था, वो था आमिर खुसरो. आमिर खुसरो जो था उसका मेन कोर्ट पोइट था उसके टाइम का, ठीक है. एंड द ग्लोरी ऑफ ममलूक रूलर्स डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन. तो बलबन की डेथ के बाद, बलबन की डेथ कब हो जाती है? 1287 में बलबन की डेथ हो जाती है. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन जो ममलूक डायनेस्टी की ग्लोरी थी वो कहीं ना कहीं पे धुंधली पड़नी शुरू हो जाती है. एंड उसके बाद जो है रूलिंग में कौन आता है? खलजी डायनेस्टी. खलजी नोबल स्नैच्ड अवे द थ्रोन आफ्टर किलिंग द लास्ट रूलर, ठीक है. तो इस टाइप से जो खलजीज हैं वो स्लेव डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाती है एंड खलजीज जो है वो आगे आ जाते हैं. एंड जो फर्स्ट खलजी रूलर था जिसने ही खलजी रूलर का इस्टेब्लिशमेंट किया, खलजी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की, दैट वाज जलालुद्दीन खलजी. So in the next video session we will discuss about the Khalji dynasty. In this video session we have just discussed about the slave dynasty. All the slave rulers we have discussed in this video session. So watch the video up to the end very properly and try to understand the concept. Thanks and have a nice day.